हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नीतू एंड वेलकम टू स्मार्ट वे। आज हम डिस्कस करेंगे टीचिंग मेथड्स का थर्ड पार्ट। इससे पहले हम दो पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को। उसके बाद सेकंड पार्ट में हमने डिस्कस किया था डायरेक्ट मेथड को। अगर आप लोगों ने वो दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर पहले उन्हें देख लीजिए, बिकॉज हमने डायरेक्ट मेथड और जीटी मेथड को उसमें डिटेल में डिस्कस किया है। तो आज हम पढ़ेंगे बाइलिंगुअल मेथड एंड डॉक्टर वेस्ट्स मेथड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे बाइलिंगुअल मेथड। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि बाइलिंगुअल मेथड के बारे में कुछ आराम डिटेल में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिए कि द बाइलिंगुअल मेथड इज कंपैरेटिवली रिसेंट मेथड, कि जो बाइलिंगुअल मेथड है वो तुलनात्मक रूप से नया मेथड है। यानी कि अगर हम इस बाइलिंगुअल मेथड की तुलना करें जीटी मेथड और डायरेक्ट मेथड से, तो ये उनकी बजाय नया मेथड है। दिस मेथड इज डिवेलप्ड बाई सीजर डॉब्सन ऑफ वेल्स, कि इस मेथड को जो डिवेलप किया था वो सीजर डॉब्सन ने किया था। और सीजर डॉब्सन कहाँ से बिलोंग्स करते थे? वो बिलोंग करते थे वेल्स से। वेल्स कहाँ पे है? ये इंग्लैंड का ही एक पार्ट है, यानी अगर हम यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो उसी का एक पार्ट है वेल्स, तो वहाँ से ये बिलोंग करते हैं। तो जो बाइलिंगुअल मेथड दिया था वो दिया था सीजर डॉब्सन ने। इट हैपन इज ए मिडवे बिटवीन जीटी एंड डायरेक्ट मेथड, कि जो ये बाइलिंगुअल मेथड है ये डायरेक्ट मेथड और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के बीच में एक मिडवे का काम करता है। यानी कि इसमें जो कुछ इसकी जो विशेषताएं हैं, इसके जो कुछ करेक्टरिस्टिक है वो डायरेक्ट मेथड से लिए हैं और कुछ जीटी मेथड से लिए हैं। तो ये उन दोनों के बीच में मिडवे का काम करता है। इट इज़ एन इम्प्रूव्ड मेथड, कि ये एक इम्प्रूव्ड मेथड है। यानी कि जो डायरेक्ट मेथड के जो ड्रॉबैक्स थे और कुछ जो ड्रॉबैक्स जीटी मेथड में थे, उन दोनों के ड्रॉबैक्स को इम्प्रूव करके इस मेथड को बनाया गया है। अब हम देखते हैं द टीचर गिव्स एन ओरल मदर टंग स्टिमुलस टू गेट द फॉरेन लैंग्वेज रिस्पॉन्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स, कि इसमें जो एक टीचर होता है वो मदर टंग में, यानी कि जो बच्चे की मदर टंग होती है, जो बच्चे की मातृभाषा होती है, उसमें इंस्ट्रक्शन देता है ताकि बच्चा फॉरेन लैंग्वेज में उन चीज़ों को रिस्पॉन्ड कर सके। यानी कि बच्चों को जो रिस्पॉन्स देना होता है वो देना होता है फॉरेन लैंग्वेज में। यानी कि अगर हम यहाँ पर इंग्लिश पढ़ते हैं तो हमारी जो फॉरेन लैंग्वेज होगी वो होगी इंग्लिश, तो हमें रिस्पॉन्स करना होगा किसमें? इंग्लिश में। तो टीचर तो मातृभाषा में ही हमें अपने इंस्ट्रक्शंस देगा, स्टिमुलस देगा, ताकि हम फॉरेन लैंग्वेज में उन चीज़ों को बता सके। यहाँ पे आप देखिए मदर टंग है, मदर टंग को शॉर्ट में एमटी कहा गया है। जो सीजे डॉब्सन ने जो वर्ड्स यूज किए उनमें एक बार उन्होंने मदर टंग यूज किया और मदर टंग की जगह बाकी सब जगह पर उन्होंने एमटी यूज किया है। फॉरेन लैंग्वेज के लिए उन्होंने एफएल वर्ड यूज किया है एंड रिस्पॉन्स के लिए उन्होंने आर यूज किया है। अगर आपको आपने साइकोलॉजी पढ़ी है तो आपको वहाँ पे याद आ रहा होगा कि थॉर्नडाइक ने भी रिस्पॉन्स के लिए आर वर्ड यूज किया था, और इसके अलावा पावलाव ने भी आर को रिस्पॉन्स के लिए यूज किया है। अब हम देखते हैं बाइलिंगुअल मेथड के कुछ करेक्टरिस्टिक। तो अब हम इसके करेक्टरिस्टिक डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट जो करेक्टरिस्टिक इसका है वो है द यूनिट ऑफ टीचिंग इज सेंटेंस, कि इसकी जो यूनिट ऑफ टीचिंग है वो है सेंटेंस। यानी कि इसमें जब हम किसी चीज़ को बेस मानते हैं, किसके थ्रू पढ़ाते हैं, तो वो यूनिट सेंटेंस है। यानी कि बच्चों को सीधे ही सेंटेंस दिए जाते हैं। जबकि जीटी मेथड में ऐसा हो रहा था कि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन कराया जा रहा था, तो उसकी जो यूनिट ऑफ टीचिंग थी वो वर्ड्स थे, ना कि सेंटेंस। लेकिन इसमें हम बच्चों को सीधे सेंटेंस सिखाते हैं ताकि बच्चे पूरा वाक्य एक साथ बोलना सीख जाएं। नेक्स्ट है मदर टंग इज यूज टू टीच दी वर्ड्स, कि इसमें जो मदर टंग है वो वर्ड्स को टीच करने के लिए यूज की जाती है। यानी कि इसमें मदर टंग का भी यूज किया जाता है और फॉरेन लैंग्वेज का भी, दोनों को बैलेंस्ड यूज किया जाता है। मदर टंग का यूज केवल टीचर कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है टीचर यूजेज मदर टंग ओनली, इट इज़ यूज्ड इन रेस्ट्रिक्टेड मैनर, कि जो मदर टंग है उसका यूज केवल टीचर कर सकते हैं, स्टूडेंट्स के लिए ये रेस्ट्रिक्टेड होती है। यहाँ पर लिखा भी गया है कि इसका यूज है, यानी कि मदर टंग का यूज रेस्ट्रिक्टेड होता है, कि बच्चे उसे यूज नहीं कर सकते, यानी बच्चों के लिए प्रतिबंधित होती है, केवल टीचर ही इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन इज नॉट डन, कि इसमें वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं किया जाता।
इसमें पूरे सेंटेंस का ट्रांसलेशन करके बताया जाता है, लेकिन वो भी एक इनिशियल स्टेज पर, यानी कि स्टार्टिंग में जब बच्चे अर्ली स्टेज पे होते हैं तभी उसका ट्रांसलेट करके बताया जाता है। यहाँ पर दिया भी गया है नेक्स्ट पॉइंट, मदर टंग इज यूज्ड ओनली एट अर्ली स्टेज, कि मदर टंग का जो यूज किया जाता है वो अर्ली स्टेज पर, यानी कि जो जूनियर क्लासेज होती है जैसे 1st to 5th यहाँ तक ही किया जाता है। और जैसे स्टार्टिंग में मदर टंग का यूज ज़्यादा किया जाता है, उसके बाद धीरे धीरे जैसे स्टेज बढ़ती है, लेवल अप होता जाता है, तो मदर टंग का यूज उतना ही कम होता जाता है। तो यानी कि यहाँ पर मदर टंग का यूज हम केवल अर्ली स्टेज पर करते हैं। अब हम देखते हैं बाइलिंगुअल मेथड के एडवांटेज। इसका जो फर्स्ट एडवांटेज है वो है इट गिव्स फ्लुएंसी इन स्पीच एज इट गिव्स स्पीच प्रैक्टिस, कि इससे ये जो लैंग्वेज का यानी कि हम इंग्लिश का जो पढ़ने का हमारा मेथड है बाइलिंगुअल मेथड, ये हमारी फ्लुएंसी डेवलप करता है स्पीच में, यानी कि जब हम बोलते हैं तो फ्लुएंट बोल लेते हैं। एज इट गिव्स प्रैक्टिस, यानी कि जितनी हम प्रैक्टिस करते हैं उतनी ही हमारी इंग्लिश बोलने की जो फ्लुएंसी है, स्पीड है, वो डेवलप होती जाती है। नेक्स्ट है दिस मेथड सूट्स मेजोरिटी ऑफ टीचर्स, कि ये जो मेथड है वो इंडियन जो टीचर्स है उनकी मेजोरिटी पर सूट करता है, यानी कि इंडिया के जो भी इंग्लिश के टीचर्स हैं उन पर ये मेथड सूट करता है, अधिकांश टीचरों पर सूट करता है, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो प्रॉपर इंग्लिश नहीं बोल सकते, बट ऐसे टीचर भी हैं जो केवल हिंदी भी नहीं बोल सकते। तो ऐसा ये उनके बीच में बैलेंस क्रिएट करता है, और ये हमारे जो टीचर्स हैं उनके मेजोरिटी पर शूट करता है, क्योंकि इसमें हम हिंदी का भी यूज कर लेते हैं और इंग्लिश का भी, यानी जो भी फॉरेन लैंग्वेज है उसका भी। तो इसमें मदर टंग और फॉरेन लैंग्वेज दोनों का यूज होता है। नेक्स्ट है इट इज़ इन इकोनॉमिकल एंड टाइम सेविंग मेथड, कि ये इकोनॉमिकल मेथड है और टाइम सेविंग है। इकोनॉमिकल का मीनिंग होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ते, कुछ ही टीचिंग एड्स चाहिए होती है, तो उन्हें खरीदने में हमें ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए होते, तो ये इकोनॉमिकल मेथड है। एंड टाइम सेविंग मेथड ये इसलिए है बिकॉज इसमें हम बच्चों को जब मदर टंग का यूज़ करके कोई बात सिखाते हैं तो बच्चे जल्दी सीख जाते हैं, इसलिए टीचर को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ता। जबकि इसकी बजाय जो ड्रॉबैक था डायरेक्ट मेथड का वो था कि वो टाइम कंज्यूमिंग मेथड था एंड बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव था, यानी कि वहाँ पर हमें टीचिंग एड्स बहुत ज़्यादा खरीदनी पड़ रही थी, तो वहाँ पर हमारे पैसे ज़्यादा खर्च हो रहे थे। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि इसके डिसएडवांटेज क्या क्या है, यानी कि इसकी क्या क्या कमियां हैं। तो फर्स्ट है दिस मेथड इज मे जनरेटेड इन जीटी मेथड, कि कई बार ऐसा हो जाता है कि ये मेथड जीटी मेथड बन जाता है, यानी कि अगर हम मदर टंग का यूज एक बैलेंस्ड फॉर्म में ना करके अगर ज़्यादा ही मदर टंग का यूज कर ले तो ये जीटी मेथड बन जाता है। यानी जीटी मेथड में हम सबसे ज़्यादा यूज मदर टंग का करते हैं और फॉरेन लैंग्वेज बहुत कम ही यूज करते हैं। इसी तरह अगर हम मदर टंग का ज़्यादा यूज करेंगे तो ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की तरह ही बन जाता है। नेक्स्ट है एग्जैक्ट ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू मदर टंग एंड वाइस वर्सा इज नॉट पॉसिबल समटाइम्स, यानी कि एग्जैक्ट ट्रांसलेशन है वो इंग्लिश से मदर टंग में, यानी कि कई बार ऐसा होता है कि जो वर्ड हमारी मदर टंग में तो होते हैं यानी हमारी मातृभाषा में तो होते हैं, लेकिन वो ही शब्द इंग्लिश में नहीं होते, तो एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं हो पाता। तो इसका एक जो ड्रॉबैक है जो इसका एक डिसएडवांटेज है वो ये भी है कि इसमें एग्जैक्टली हम ट्रांसलेट नहीं कर सकते। एंड वाइस वर्सा इज़ नॉट पॉसिबल समटाइम्स, वाइस वर्सा का मीनिंग होता है कि जैसे हमारी मदर टंग हिंदी है तो हिंदी से इंग्लिश बनाना और इंग्लिश से हिंदी बनाना कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता है, बिकॉज कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो केवल इंग्लिश में होते हैं हिंदी में नहीं होते, और कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो केवल हिंदी में होते हैं इंग्लिश में नहीं होते। तो इंग्लिश टू हिंदी एंड हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन कई बार नहीं पॉसिबल हो पाता, ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है इट इज़ यूजफुल ओनली एट जूनियर लेवल, कि ये जो मेथड है वो केवल जूनियर लेवल पर ही फ़ायदेमंद है, यानी कि अगर हम 1st से 5th क्लास तक की बात करें तब तो ये चल जाएगा, लेकिन जैसे जैसे हम अपर लेवल पर जाते हैं तो हम मदर टंग का यूज करना कम कर देते हैं, और आगे जाते जाते तो हम केवल डायरेक्ट मेथड का ही यूज करना शुरू कर देते हैं, बिकॉज वहाँ पर हमें रेस्ट्रिक्ट किया गया है कि हम मदर टंग का यूज ज़्यादा नहीं कर सकते। लेकिन इस मेथड में यानी कि बाइलिंगुअल मेथड में तो हमें मदर टंग का भी यूज करना होता है एक बैलेंस्ड फॉर्म में, तो ये वाला जो मेथड है वो अपर लेवल पर काम नहीं करता, ये केवल जूनियर लेवल पर ही काम करता है, तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं
यानी कि अब आप, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गई होगा अच्छे से कि बाइलिंगुअल मेथड क्या है, उसके डिसएडवांटेज भी आपको समझ में आ गए होंगे, एडवांटेज उसकी क्या थी ये भी आपको समझ में आ गए होंगे। इसके अलावा हमने इसके करेक्टरिस्टिक को भी डिस्कस किया है, तो उम्मीद करती हूँ आपको इसके करेक्टरिस्टिक भी समझ में आ गए और आपको ये भी बाइलिंगुअल मेथड के जो कुछ इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया कि ये मेथड किसने डेवलप किया था, कब डेवलप किया था, और ये मिडवे है जीटी और डायरेक्ट मेथड के बीच में, इसे डेवलप किया था सीजे डॉबसन ने। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट मेथड जो डिस्कस करेंगे वो है डॉक्टर वेस्ट मेथड। तो डॉक्टर वेस्ट मेथड है, इसे हम रीडिंग मेथड के नाम से भी जानते हैं, या ये बात आप नोट कर लीजिए, कई बार पूछ भी लिया जाता है एग्जाम में कि हम इसे जो इसका अदर नेम है उसे किस नाम से जानते हैं। तो आप नोट कर लीजिए कि इसे हम रीडिंग मेथड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें जो सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाता है वो रीडिंग पर किया जाता है। जो डॉक्टर वेस्ट से वो बांग्लादेश से बिलोंग करते थे और उन्होंने इस मेथड को डेवलप किया है। तो अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। डॉक्टर एम पी वेस्ट इन्वेंटेड दिस मेथड एज ए रिएक्शन अगेंस्ट द डायरेक्ट मेथड। कि जो एम पी वेस्ट जो थे उन्होंने इस मेथड को इन्वेंट किया, यानी इस मेथड का आविष्कार किया डायरेक्ट मेथड के अगेंस्ट। यानी कि जब डायरेक्ट मेथड में एक कमी थी कि उसमें केवल और केवल हम उसका फॉरेन लैंग्वेज यानी कि टारगेट लैंग्वेज का ही यूज करते थे, मदर टंग का जो यूज़ था उसमें रेस्ट्रिक्टेड होता था। सो हम यहाँ पर इन्होंने डॉक्टर वेस्ट ने उसकी इस कमी को दूर करने के लिए डॉक्टर वेस्ट मेथड दिया। तो इस मेथड में उन्होंने कहा कि हमें इतने सारे वर्ड्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। इन्होंने कुछ वर्ड दिए, इन्होंने कुछ वर्ड चूज किए कि कुछ वर्ड है वो लिखने के लिए सही है और कुछ जो वर्ड है वो बोलने के लिए सही है। तो हमें सारे वर्ड्स पढ़ने की और बहुत ज़्यादा वो कैब सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इन्होंने कहा कि एक दिन में हम ज़्यादा से ज़्यादा 1100 से 5000 वर्ड ही यूज करते हैं। तो उन्हीं को इन्होंने प्रेजेंट किया। नेक्स्ट है दिस मेथड लेज स्ट्रेस ऑन डेवलपिंग रीडिंग एबिलिटी। कि ये जो मेथड है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस करता है, यानी कि सबसे ज़्यादा जोर जिस बात पर देता है वो है रीडिंग एबिलिटी को डेवलप करने पर। कि ये जो डॉक्टर वेस्ट थे इन्होंने सबसे ज़्यादा ध्यान रीडिंग की जो एबिलिटी है उसे बढ़ाने पर दिया, इसीलिए हम इसे रीडिंग मेथड के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है इट इज़ बेस्ड ऑन यूटिलिटेरियन व्यू ऑफ इंग्लिश। कि ये जो मेथड है ये इंग्लिश के यूटिलिटेरियन व्यू पर बेस्ड है। कि इसमें क्या है कि हमें इंग्लिश को बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है, हमें केवल उतनी ही इंग्लिश सीखनी है जितनी कि हमारी डेली लाइफ कन्वर्जेशन में काम आती है। यानी कि ऐसा है कि अगर हम कहीं घूमने जा रहे हैं, मान लो कि हम यहाँ से अमेरिका घूमने जा रहे हैं, तो वहाँ पर अगर हमें किसी से बात करनी है तो अब हम डेली यूज वाली बातें करेंगे। हमें ऐसा नहीं है कि एक राइटर के लेवल की या एक ऑथर और पोएट के लेवल की लैंग्वेज सीखनी है। तो इन्होंने कहा कि हमें केवल इंग्लिश उतनी ही सीखनी है जितनी कि हमें उसकी ज़रूरत है, इतनी नहीं कि एक पोएट और एक ऑथर जितनी लैंग्वेज सीखे। अब हम देखते हैं इसके करेक्टरिस्टिक की इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। फर्स्ट है इंग्लिश शुड बी स्टूडिड फॉर इट्स यूटिलिटी। कि यानी कि जो इंग्लिश हमें पढ़ाई जाती है वो केवल इसके उपयोग के आधार पर पढ़ाई जाती है, कि जितना हमें इंग्लिश के यूज की ज़रूरत होती है उतना ही हमें इंग्लिश सिखाई जाती है। अगर किसी को पोएट बनना है तो उसे ज़्यादा सिखाई जाएगी, क्योंकि उसे तो राइट भी करना है और उसे तो स्पेसिफिक वर्ड भी चूज करने हैं और उसमें अपनी पोएम में लिखने होते हैं। लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं जो यानी राइटिंग वगैरह का काम नहीं करते, तो उन्हें केवल डेली कन्वर्जेशन के लिए इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है, तो उन्हें केवल उतनी ही सिखाई जाएगी। तो ये इंग्लिश के यूटिलिटी के बेस्ड पर जो है उसी पर बेस्ड है कि हमें कि जितना यूज करना है, जितनी की हमें ज़रूरत है उतना ही इंग्लिश सिखाई जाए। नेक्स्ट एम्फेसाइज ऑन डेवलपिंग रीडिंग एबिलिटी। कि इसमें जो ध्यान दिया जाता है सबसे ज़्यादा वो रीडिंग को डेवलप करने पर दिया जाता है। नेक्स्ट है एक्सेसिव प्रैक्टिस ऑफ बुक रीडिंग। कि इसमें जो बुक रीडिंग है उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, यानी कि ये कहा जाता है कि आप जितना हो सके पढ़ने की प्रैक्टिस करो। सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस जो होती है वो पढ़ने की जाती है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज भी है और ये इसकी एक ड्रॉबैक भी है कि रीडिंग जो है वो पैसिव एक्टिविटी है, बावजूद उसके सबसे ज़्यादा हमें रीडिंग पर ही ध्यान दिया जाता है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो प्रैक्टिस है वो रीडिंग की ही कराई जाती है।
नेक्स्ट है रीडर्स आर रैपिड रीडर्स बाय डॉक्टर वेस्ट, यानी कि जो डॉक्टर वेस्ट है उसके अकॉर्डिंग जो रीडर्स है, यानी कि जो इंग्लिश के रीडर है वो रैपिड होने चाहिए, यानी कि वो बहुत ही स्पीड में इंग्लिश पढ़ सकते हो। ऐसा बनाने के लिए ही तो उन्हें एक्सेसिव प्रैक्टिस कराई जाती है, यानी कि वो चाहते हैं कि जो भी इंग्लिश पढ़े वो रैपिडली पढ़ दे, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा ध्यान रीडिंग पर दिया जाता है और उसकी एक्सेसिव प्रैक्टिस कराई जाती है। नेक्स्ट है पैसिव एक्टिविटी फर्स्ट देन एक्टिव, यानी कि जो पैसिव एक्टिविटी है वो पहले कराई जाती है। और हमने पढ़ा था कल की लिसनिंग और जो रीडिंग है वो पैसिव होते हैं, और उसके अलावा अगर हम स्पीकिंग और राइटिंग की बात करें तो ये एक्टिव एक्टिविटीज होती है। सो इसमें पहले पैसिव एक्टिविटी पर ध्यान दिया जाता है और उसके बाद एक्टिव एक्टिविटी पर। और एक्टिव एक्टिविटीज कौन कौन सी है हमने देखा था, स्पीकिंग एंड राइटिंग। और इन्होंने कहा कि यहाँ पर कंट्रोल्ड वोकेबलरी का इन्होंने यूज बताया कि हमें जो डेली लाइफ में जो वर्ड्स यूज करने होते हैं, डेली कन्वर्जेशन में जो वर्ड यूज करने होते हैं वो ज़्यादा नहीं होते, वो होते हैं कि ये इन्होंने कहा कि 1158 वर्ड्स फॉर स्पीच की। इन्होंने कहा कि जो 1158 वर्ड है वो हमें स्पीच यानी कि एक दिन में बोलने के लिए बहुत है। एंड 5000 वर्ड्स फॉर रीडिंग, कि इन्होंने कहा कि हमें लिखने के लिए मैक्सिमम 500 वर्ड्स ही लिखने होते हैं, यानी कि जो 500 वर्ड्स होते हैं उन्हीं को हम बार बार रिपीट कर रहे होते हैं। तो अगर हमें लिखना है तो अब हम राइटिंग के लिए हमें 50,000 वर्ड सीख लेने ही काफ़ी है। और अगर हमें बोलना है, स्पीच करना है, तो उसके लिए 1158 यानी कि 1158 वर्ड्स ही काफ़ी है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई है। आपको हमने इसमें डिस्कस किया है कि डॉक्टर वेस्ट मेथड था वो डॉक्टर MP वेस्ट ने दिया था। इस मेथड को हम रीडिंग मेथड के नाम से भी जानते हैं। और ये जो मेथड था वो डायरेक्ट मेथड के अगेंस्ट आया था। इसके अलावा हम ने पढ़ा था कि ये जो मेथड है वो रीडिंग एबिलिटी को डेवलप करने पर सबसे ज़्यादा ध्यान देता है। उसके अलावा हमने पढ़ा था कि ये यूटिलिटेरियन व्यू पर बेस्ड है। फिर इसके बाद हमने देखा था कि जो इंग्लिश है वो केवल इसकी यूटिलिटी के बेस्ड पर ही सिखाई जाती है। इसमें एम्फेसाइज किया जाता है रीडिंग एबिलिटी को डेवलप करने के लिए, और इसमें रीडिंग की एक्सेसिव प्रैक्टिस करवाई जाती है। एंड हमने देखा कि इन्होंने कंट्रोल वोकेबलरी दी कि हमने जो स्पीच के लिए हमारे पास 1158 वर्ड ही काफ़ी है। एंड अगर हमें रीडिंग यानी कि पढ़ना है किसी चीज़ को, किसी रिटर्न टेक्स्ट को अगर पढ़ना है तो रीडिंग के लिए 5000 वर्ड काफ़ी है। तो आई होप आपको दोनों मेथड अच्छे से समझ में आए हैं, यानी कि जो हमने पढ़ा डॉक्टर वेस्ट मेथड एंड बाइलिंगुअल मेथड दोनों ही आपको अच्छे से समझ में आई हैं। अगर आपको ये सारी चीज़ अच्छे से समझ में आई है तो आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हम मिलते रहे जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आपको उसके नोटिफिकेशन भी मिलते रहे। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बी स्माइलिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।